हेलो दोस्तों, तो मैं इंसान स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि जस्ट जो हमारा एग्जाम है जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीन टेस्ट, जिसकी वजह से आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी वगैरह में एडमिशन मिलता है। मतलब अगर आपने बीएससी की है और जस्ट का एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी करने का मौका मिलता है। और अगर आपने एमएससी कर ली है, मतलब कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, फिर आप अगर टेस्ट देते हो तो आपको पीएचडी करने का मौका मिलता है इंडिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट से। ठीक है ना, इंडिया में कई रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वहां से आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी करने का मौका मिलता है इस एग्जाम के थ्रू। ठीक है ना, मतलब कि इसका जो एग्जाम का लेवल है वो नेट के लेवल का माना जाता है। ठीक है, मतलब बिना नेट दिए आपको अगर नेट जेआरएफ की स्कॉलरशिप मिल रही है, आपको रिसर्च सेंटर में कहीं एडमिशन मिल रहा है, तो मतलब कि ये नेट लेवल का ही एग्जाम है। ठीक, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है। और कुछ लोग पूछेंगे कि सर क्या इसको देने के बाद नेट देने की जरूरत नहीं है? तो भैया ये एलिजिबिलिटी के ऊपर है। जैसे मान लीजिए कहीं पे अगर वांट निकलती है कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की और वहां पे अगर लिखा है कि हाँ नहीं भैया नेट जो है वो मस्ट है कि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई होने चाहिए, तो ये तब वहां पे काम नहीं करेगा। अगर वहां पे ये लिखा है कि हाँ पीएचडी किए रहो, नेट जेआरएफ आपको क्वालिफाई है या नहीं है चल जाएगा, तब आप यहाँ पे ये वाला अपना मतलब ये वाली अपनी क्वालिफिकेशन लगा सकते हो। ठीक है ना, बिल्कुल सही। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जेस्ट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से। ठीक है ना, मतलब कि हॉट टॉपिक्स जिसमें 90% ये उम्मीद है कि क्वेश्चन आ ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं सारे फिजिक्स के, जो मतलब ये मैं जो लिख रहा हूँ ये बीएससी आफ्टर जो ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट है उनके लिए, अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर रहे हैं, जस्ट देना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट उनके लिए भी है, लेकिन उनके लिए एमएससी का भी सिलेबस ऐड हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। ठीक है, चलो तो मैं इंटीग्रेटेड पीएचडी मतलब कि जो ग्रेजुएशन के बाद वाले स्टूडेंट है उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ जेस्ट के लिए। ठीक है ना, बिल्कुल सही। सही से देखिएगा, जैसे कुछ लोगों ने पहले से ही शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाई होगी, पढ़ चुके होंगे पहले से ही। ठीक है ना, तो मैं ये टॉपिक उनके लिए बता रहा हूँ भैया कि आप क्या करें, ये टॉपिक्स दोबारा और अच्छे से कर लें, इन पे अगर हो सके तो 10-5 क्वेश्चन और लगा लें। ठीक है, क्योंकि इस पे से क्वेश्चन, इनमें से क्वेश्चन आने मस्ट है, मतलब लगभग क्वेश्चन इनसे आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो मैं यहाँ पे देखिए शुरू करता हूँ मैथमेटिकल फिजिक्स से। मैथमेटिकल फिजिक्स में देखिए वेक्टर अलजेब्रा एंड कैलकुलस, और यहाँ पे लिखा है वेक्टर अलजेब्रा एंड कैलकुलस। वेक्टर अलजेब्रा एंड कैलकुलस और मैट्रिक्स, इन तीनों टॉपिक से। ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा वेक्टर अलजेब्रा और कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस मतलब जिसमें आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ये सब चीजें आती हैं, डाइवर्जेंस, कर्ल, ठीक है, ग्रेडियंट, ये सब चीजें आती है आपके वेक्टर कैलकुलस में। वेक्टर अलजेब्रा मतलब दो वेक्टर्स के बीच में जो अलजेब्रा होता है आपका, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इन सब के बीच में। ठीक है, जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के अंडर जो है उसको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस और मैट्रिक्स, इन तीनों में से एक टॉपिक पे क्वेश्चन आना मस्ट है, इसको लिख लो। इन तीनों में से एक टॉपिक पे आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल सही। दूसरा जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे भैया 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इसको साइन कर लो, लिखवा लो मुझसे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना मस्ट है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, जो कि मैंने पढ़ाया है आपको कैसे सॉल्व करते हैं, या तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। और हाँ, लेकिन वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होगा, लीनियर होगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। लाइव लेक्चर जो मैंने लिए थे उसमें मैंने आपको ये चर्चा की भी थी। ठीक है ना, और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने वहां पे सॉल्व करना सिखाया था। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी अगर आपको देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट में है, वहां पे जाके जरूर विजिट करिए, उसको देखिए। ठीक, उतना भी आप कर लोगे तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद मैंने लिखा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म विद फूरियर सीरीज। तो भैया ये 3 टॉपिक्स में से एक टॉपिक पे क्वेश्चन आना मस्ट है। अगर आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म और फूरियर ट्रांसफॉर्म के फार्मूले याद कर लिए, जैसे मान लीजिए किसी को नहीं इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना, उसको टाइम अपना बचाना है, सेव करना है, तो आप क्या करो, फूरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं उनको आप क्या करो, पहले से ही मेमोराइज करके रखो। ठीक है भाई साहब, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म समथिंग, कोई फंक्शन दे देगा, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताइए, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो मैं बता रहा हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद ही आने वाला है, ठीक है, 1-2 दिन में, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जेस्ट का पैटर्न क्या होता है, ठीक, और उसमें स्ट्रेटेजी क्या आपकी होनी चाहिए आपको जेस्ट के पेपर देने की। ठीक, क्योंकि मैंने जब जेस्ट का पेपर दिया था तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जैम की तैयारी की थी और मेरा जेस्ट में 2 डिजिट में रैंक आई थी। ठीक है भैया, आप भी अगर आप जैम का भी सिलेबस अच्छे से करते हो, बहुत अच्छे से, मतलब ये जान लीजिए अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है तो आपका जेस्ट क्लियर बोलना तय है, क्योंकि ये सब चीजें आप जैम के सिलेबस में पढ़ते हो। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन बेसिक, लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन का
बेसिक क्वेश्चन आएगा। बेसिक क्वेश्चन मतलब लैग्रेंजियन हैमिल्टनियन की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या फिर उससे एकदम बेहद सरल क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अगर लैग्रेंजियन और हैमिल्टनियन से क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक। ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि क्लासिकल मैकेनिक्स शुरू हो गया। ये 3 टॉपिक्स हैं, यहाँ पे हॉट टॉपिक्स जिसको मैं कह रहा हूँ, हायर ऑर्डर थिंकिंग टॉपिक्स जिसको आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि इनसे आपके मैथमेटिकल फिजिक्स में क्वेश्चन आने लगभग हैं। इन 3 टॉपिक से 4 टॉपिक से 3 क्वेश्चन आना मस्ट है। इन 4-5 टॉपिक से आपके 3 क्वेश्चन आना मस्ट है जान लो मैथमेटिकल फिजिक्स में, ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ से आप देखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में भाई साहब पहले आप लैग्रेंजियन हैमिल्टनियन के बेसिक बिल्कुल क्लियर रखें, ठीक है, कैसे लिखा जाता है, क्या चीजें होती हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए मैं आपको अगर काइनेटिक एनर्जी रखूँ, ठीक है, जनरलाइज्ड फोर्स वगैरह कैसे निकालते हैं, ठीक, या मैं कोई सिस्टम दे दूँ उसका लैग्रेंजियन कैसे लिखेंगे, कोई सिस्टम दे दिया गया उसका लैग्रेंजियन से इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखोगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन आ गया तो आप वहां पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी उससे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप उसको बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे लिखा नहीं, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लिख देते तो पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स आ जाती है उसमें, ठीक है ना, बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पे लिखा मैंने कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉज पे क्वेश्चन आने आपके मस्ट है, ठीक है। कंजर्वेशन लॉज पे ऐसे जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और टोटल एनर्जी, ये तीनों कंजर्वेशन लॉ कहाँ लगते हैं, किस किस सिस्टम में लगते हैं, किस किस सिचुएशन में लगते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कोलिजन हो रहा है तो वहाँ पे क्या लगेगा। अब जैसे मान लीजिए इक्विलिब्रियम की एनालिसिस करनी है तो वहाँ पे कौन सी क्वांटिटी कंजर्व रहती है, ठीक है ना। कहते हो ना कि नेट फोर्स हमारा 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, ऐसा कहते हो ना। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो आपको कंजर्वेशन लॉज पता होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सा लॉ आप लगा सकते हो, कहाँ पे कौन सा नहीं लगाओगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। मतलब इसका यूज पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ मैंने लिखा है सेंट्रल फोर्स मोशन। सेंट्रल फोर्स मोशन मतलब वन ऑफ दी मस्ट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जैम का भी, जेस्ट का भी, टीआईएफआर का भी। हो सकता है कि कई बार टीआईएफआर इसको स्किप कर दे, लेकिन नहीं भैया, आपके हर 1-2 साल में टीआईएफआर में इसके क्वेश्चन आते हैं, तो जेस्ट में भी इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा सरल होगा, क्योंकि सेंट्रल फोर्स मोशन 2D मोशन ही आप ये जान ही रहे हो। कोई लोग कहेंगे सर कैसे 2D मोशन है, ठीक है ना, तो इसको खुद से करना 2D मोशन क्यों है, सेंट्रल फोर्स मोशन कहते क्यों। सेंट्रल फोर्स की अगर आप डेफिनेशन जानते हो तो आपको पता चल जाएगा कि इसको 2D मोशन क्यों कहते हैं, इसमें कौन सी चीजें कंजर्व रहती है, ठीक। तो आपको सेंट्रल फोर्स मोशन पता होना चाहिए और इसके पाथ, जैसे कि अगर 2 बॉडी हैं एक दूसरे के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे के अराउंड घूम रही है, तो कौन कौन से वो पाथ ले सकते हैं, उनकी एनर्जी की वैल्यूज क्या होंगी, उसकी एसेंट्रिसिटीज क्या होंगी, उस पर कैसे डिपेंड करेगा। मान लीजिए कोई मैंने अर्थ के ऊपर से कोई एक पार्टिकल थ्रो किया, कुछ वेलोसिटी दी, अब वेलोसिटी पे कैसे पाथ डिपेंड करेगा, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल सही, ये सब पता चल गया। स्मॉल ऑसिलेशन का मतलब जहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, ठीक है ना, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, थोड़ा स्मॉल ऑसिलेशन। यहाँ पे स्मॉल ऑसिलेशन क्यों लिखा जाता है ना, क्योंकि स्मॉल ऑसिलेशन में जो पार्टिकल है वो एसएचएम करता है, तो एसएचएम की ही हमें फ्रीक्वेंसी निकालने को पूछी जाती है, ठीक है भैया। आपको क्या करना है, स्मॉल ऑसिलेशन को पढ़ना है। स्मॉल ऑसिलेशन में आपको क्या करना है कि जो नॉर्मल मोड्स वगैरह निकलते हैं, ठीक है ना, और आपकी जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है वो कैसे निकाली जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो इन पे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा एसटीआर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का लिख के ले लो कहीं भी, इसका क्वेश्चन आना मस्ट है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आपको आएंगे और लगभग मुझे ऐसा लगता है कि रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसी पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो कि मैं एक स्पेसशिप पे हूँ, आप एक स्पेसशिप पे हो, आपका एक दोस्त आप एक स्पेसशिप पे है, एक की वेलोसिटी दूसरे की वेलोसिटी से कुछ है, दूसरे के रेस्पेक्ट में तीसरे की वेलोसिटी कुछ है। अब आपको पूछ लिया कि तीसरे की वेलोसिटी पहले के रेस्पेक्ट में क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन उसमें बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पता है। जैसे मान लीजिए मैं मूव कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने एक बुलेट फायर की, उसकी वेलोसिटी सी के कंपेरेबल है, ठीक। अभी कोई और एक ऑब्जर्वर है जो कुछ और इस ऑब्जर्वर इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में किसी एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ से कंपेयर किया, पूछ लिया कि उस फ्रेम में इस बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है ना। तो कुछ लोग उसको सी से ज्यादा निकालते थे, तो ऐसे क्वेश्चन, तो मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लगभग क्वेश्चन आपके एनआईटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में मिलते हैं, ठीक है ना। तो आप उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लें। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको 3 मार्क्स दिलवाएगा अगर आपने उस पर 4-5 घंटे दे दिया अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल सर, ये पता चल गया। अब देखिए आप यहाँ पे आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया। क्यों ऐसा पूरा लिखा है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होंगे, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर मैं बात करूँ तो गॉस लॉ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। गॉस लॉ पे क्वेश्चन आएगा, क्या देगा, चार्ज डेंसिटी दे देगा, कहेगा आप क्या करो,
इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। जैसे मान लीजिए कोई स्फीयर, ठीक, उसमें आपका चार डेंसिटी दे दिया, ठीक है, कहा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उस पर आपको चार ऑप्शन दे दिए। अगर इसके क्वेश्चन आएंगे गॉस लॉ पे बेस्ड तो 1 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह ड्रा करने के आ गए तो वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह ड्रा करने का गए, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ड्रा करना आपको बताया कैसे होती है। पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिए क्या होगी, फिर उसकी इक्वेशन से आप ड्रा करिए कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा की जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल सही। मैग्नेटिक स्टेट में इसके फार्मूले आपको याद होने चाहिए कि आपका फार्मूला कैसे निकला है, ठीक। और जो मैग्नेटिक फील्ड का एक फार्मूला ऐसा है, देखो कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक वाई है, ऐसे करके गया और एक वाई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पहुंच दी गई तो क्या होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी है और इजी भी है। अगर आपको पता है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैसे निकलती है, यहाँ कैसे निकलती है, तो आप निकाल लोगे। यहाँ पे एक वायर है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, यहाँ पे एक वायर है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी और इसकी डिस्टेंस दे देगा डी ए कुछ भी होगा, ठीक। तो उसके टर्म में आपको मैग्नेटिक फील्ड वगैरह पूछी जाएगी। तो मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक का आपको फार्मूला पूरा पता होना चाहिए। गॉस लॉ आप कैसे यूज करते हो ये आपको पता होना चाहिए। और कई बार इसमें जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कि कोई सॉलिड स्फीयर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अगर उस पर चार्ज क्यों दे दिया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक का बताना, ठीक है। तो ये एनआईटी क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। चार्ज दे देगा, रेडियस दे देगा, उसके कहेगा आप सॉलिड जो स्फीयर है अपना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता दीजिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन लगाओ, 3/10 के क्यू स्क्वायर बाई आर ऐसे करके होता है ना, ठीक। तो उसका डायरेक्ट क्वेश्चन लगाओ, आप ले लो आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक का फार्मूला आपको याद ही होना चाहिए, कोई और जरिया नहीं है, ठीक, बिल्कुल सही। फैराडेज लॉ के जो आपके 2 लॉ है, ठीक, कैसे कैसे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे होते हैं, ठीक है, ईएमएफ आपका इंड्यूस कैसे होता है, आप ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं, ठीक, कौन कौन सी चीजें में चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, ठीक, उसका फार्मूला आया कैसे है, उसके फार्मूले में जो कंपोनेंट्स है वो क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके फैराडे लॉ से बन सकते हैं, ठीक। थ्योरेटिकल नहीं बनेगा, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनेगा, लेकिन वो इजी होगा अगर आपने सही से ध्यान दिया, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए बाउंड्री कंडीशन मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं बाउंड्री कंडीशन इसलिए लिख रहा हूँ भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो बाउंड्री कंडीशन है वही आपस में कंबाइन होकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में लगता है। तो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो आप पढ़ते हो ना, जैसे एक नॉर्मल इंसिडेंस आपने कराया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और कैसे आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, बता दिया कि इतना % ट्रांसमिट हो रहा है, इतना % रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आप बता दीजिए कि इसकी रिफ्लेक्टिविटी क्या होगी, ट्रांसमिटिविटी क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन आपके बाउंड्री कंडीशन पे बेस आते हैं। तो आपको बाउंड्री कंडीशन पता होनी चाहिए, आपको इनके 3 नंबर के और 1 नंबर के क्वेश्चन मिल ही सकते हैं, ठीक, बिल्कुल सही है। और आप लोग कहेंगे सर इतने टॉपिक पढ़ने तो क्या क्वालिफाई हो जाएंगे, भैया आप इतने भी पढ़ लो, पूरी किताब पढ़ लो, पूरा सिलेबस पढ़ लो, तब भी मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि आप क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है, जब तक कि आप सही से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर नहीं करोगे, ठीक। आप कम करके भी आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे, चलिए ठीक है। यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम में भैया क्या होता है ना कि जैसे इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें क्या पूछा जाता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम पूछा भी गया तो इसमें क्या होता है, जैसे कंडक्टिंग मीडियम में पूछा जाएगा स्क्रीन डेप्थ कितनी होगी, ठीक है, किसी और मीडियम में पूछा गया कि स्क्रीन डेप्थ क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी करेगी, उसका एम्पलीट्यूड कैसे वेरी करेगा, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इन सब पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। फेज शिफ्ट कितनी हो जाएगी, आप अगर फ्री स्पेस में कंडक्टिंग मीडियम में चली गई अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो अपना जो फेज शिफ्ट है वो कितना शिफ्ट हो जाएगा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको इस पे ऐसा डेरिवेशनल कुछ नहीं करना है, डेरिवेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका क्वालिटेटिव नॉलेज चाहिए, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन मीडियम का, ठीक है। आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए क्या होती हैं, फिर उसके बाद कैसे कैसे उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे स्क्रीन डेप्थ हो गई, फेज शिफ्ट हो गया, ये सब चीजें इनके फॉर्मूले क्या है ये आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है ना। कंडक्टिविटी क्या होगी, ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होगी, ये ऐसी भी चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाँ, जब आपको जैसे किसी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इक्वेशन है, मैक्सवेल के जो सारे इक्वेशन वो बदलते रहते हैं, ठीक है ना, हर एक मीडियम में अलग अलग होगा। तो ये जब आपको पता होगा ना कि कैसे कैसे ये चेंज हो रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है जैसे मैग्नेटिक फील्ड दे दिया और कहा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक, तो ये जो रिलेशन है इन्हीं से ही आप निकाल पाओगे, वरना नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। तो रिलेशन आपको पता होनी चाहिए कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है, तो वो वहां से भी कर सकते हैं, ठीक। अगर आपने नहीं लिया है कोर्स और आप
मतलब अगर आप खुद से ही तैयारी कर रहे हो तो आपको भी पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें, मैग्नेटिक फील्ड दी गई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जो आपके फार्मूले हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिंग मीडियम में थोड़ा चेंज हो जाती हैं। बाकी जो फार्मूले हैं ना ये वाले आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड कन्वर्जन वाले, ये फार्मूले आपके किसी और एक मीडियम में, ठीक है, और फ्री स्पेस में, दोनों में सेम रहते हैं बिसाइड कंडक्टिंग मीडियम, ठीक है ना। तो इतना ध्यान में रखिएगा। इसके शॉर्ट नोट्स अगर आपने नहीं बनाए तो इसको जरूर बनाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखा देखो श्रोडिंगर इक्वेशन एंड परटर्बेशन थ्योरी। यहाँ पे मैंने परटर्बेशन थ्योरी आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक, लेकिन ऐसा हो रहा है कि पिछले साल या आपके TIFR का जो पेपर हुआ था उसमें परटर्बेशन थ्योरी से काफी क्वेश्चन आए थे, समझ पा रहे। तो परटर्बेशन थ्योरी भी उसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, दो चार हैं, डायरेक्ट वही याद कर लो। टाइम इंडिपेंडेंट मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, टाइम डिपेंडेंट नहीं देते हैं क्योंकि टाइम डिपेंडेंट में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, ठीक है ना, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है। तो परटर्बेशन थ्योरी पढ़नी है टाइम इंडिपेंडेंट वाली। श्रोडिंगर इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कि किसी एक पोटेंशियल के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। टाइपिकल ग्राफ क्या होते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई पोटेंशियल दे दिया कि उसमें कोई पार्टिकल घूम रहा है, ठीक, तो उसका ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन कैसा बनेगा, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कि ग्राउंड स्टेट में अगर कोई पार्टिकल है किसी पोटेंशियल के अंदर मूव कर रहा है तो पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तो पार्टिकल के पाए जाने की उस रीजन में प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। ऐसा होता है ना। जैसे मान लीजिए ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, ग्राउंड स्टेट जैसे मैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करूँ तो उसका जो उसका पोटेंशियल ऐसा है, ठीक है, ठीक। तो इसमें अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूँ तो हमारा जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन बनता है पार्टिकल को ऐसा कुछ बनता है ना, देखो गॉसियन वेव फंक्शन बनता है ना, यहाँ से ऐसे आता है देखो। तो यहाँ पे आपको जीरो पे जो पीक है वो सबसे हाई मिलती नहीं मिलती, मतलब कि जहाँ पे पोटेंशियल सबसे कम है वहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको लॉजिकल क्वेश्चन भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हर जगह ट्रिक और आपका फार्मूला ही काम करेगा, नहीं, आपको लॉजिकल थिंकिंग भी रखनी पड़ेगी अगर आप जेस्ट का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, ठीक, बिल्कुल सही है। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने 1,000 रैंक लाने वालों को 100 रैंक के अंदर रैंक लाते जेस्ट में देखा है, ठीक है। जिनकी 1,000 रैंक है उनकी भी जेस्ट में, कुछ लोग तो एग्जाम क्वालिफाई भी नहीं हुए लेकिन उनका जेस्ट में सिलेक्शन हुआ और वो अभी भी किसी ना किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में PhD कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसे भी केसेस हैं, ठीक। तो आप अभी टेंशन ना ले, जो आपका हो गया उसको छोड़ो, अभी जो है उसको फोकस करो ना अच्छे से। यहाँ पे मैंने लिखा हाइड्रोजन एटम एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर का हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। इनके फार्मूले क्या हैं, ठीक है, वे फंक्शन रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसका एनर्जी लेवल क्या है, ठीक है। और इसमें हम अगर पार्टिकल को फिल करें, ठीक, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स फॉलो करने वाले या बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करने वाले, अगर मैं पार्टिकल को फिल करूं तो उनकी एनर्जीज क्या होंगी, हाईएस्ट एनर्जी। जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया कि जो हमारा पार्टिकल हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में है उसकी एनर्जी क्या है, या हम बता दीजिए भैया कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी मतलब कि नीचे से अपना फिल करते चले जाओ, पूरा जोड़ डालो, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर मैंने बताया और हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर बताया, दोनों आपको करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन एटम लिखा, तो हाइड्रोजन एटम में मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, उसका पहली बात तो कैसे उसमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, और उसमें एवरेज वैल्यूज कैसे निकालते हैं। इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, जो आपके गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए। और मैं किसी भी इंटीग्रल को कैसे गामा बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करूँ ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, जैसे मुझे ये लगता है क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आपको थोड़ी बहुत कैलकुलस आते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आता है, तब भी आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ सकते हो। थोड़ा सा फिजिकल इंटरप्रिटेशन है जिसको आप धीरे धीरे सीख जाओगे अपने आप, ठीक है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये दो टॉपिक आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक, बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मैक्सवेल रिलेशन और थर्मोडायनामिक लॉज। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कैसे आपका VRMS, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है VP आपका है, ठीक है, मीन वेलोसिटी जो है, ये इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनका जो फार्मूला लिखा जाता है उसमें टर्म्स जो है वो कैसे आती हैं, क्या है वो। जैसे एक जगह कैपिटल M लिखा जाता है, एक जगह स्मॉल m लिखा जाता है। M क्या है, मोलर मास है, स्मॉल m क्या है, मास है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो KTG आपको पता होना चाहिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक, और उसके फार्मूले क्या क्या हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, 1D में कैसा है, 2D में कैसा है, 3D में कैसा है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैक्सवेल रिलेशन, जो चारों रिलेशन है मैक्सवेल के, वो आपको पता होना चाहिए। जो मैक्सवेल के ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाले नहीं, थर्मोडायनामिक्स चारों रिलेशन पता होने चाहिए, और चारों रिलेशन कैसे यूज कर सकते हो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक।
इसको आप ध्यान में रखोगे। यहाँ पे देखिए लिखा है लॉज, थर्मोडायनेमिक लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है ना। जीरो था, ये है क्या, इसका यूज क्या है, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ये आपको बताना चाहिए क्योंकि इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, ठीक है ना। ठीक, और ये भी आपको पता चाहिए, जैसे मैक्सवेल रिलेशन में कह दिया तो मैक्सवेल रिलेशन में जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं अलग अलग, वो भी आपको पता चाहिए, जैसे एंथैल्पी हो गई, इंटरनल एनर्जी हो गई, फ्री एनर्जी हो गई, ठीक है ना, है कि नहीं। और आपका क्या हो गया, जी जो लिखा जाता है वो हो गया। तो इन सब पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जो है एफ है आपका, ठीक। तो इन सब पे क्वेश्चन आप डायरेक्ट बन सकते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। इसका चेंज कैसे लिखा जाता है, कैसे थर्मोडायनेमिक रिलेशन निकाले जाते हैं, अगर आपको किसी को थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल पता है तो वो 1 मिनट में निकाल सकता है सारे रिलेशन। तो आपको ये सब चीज़ें पहले से ही पता हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, ठीक। और उसको यूज कैसे करते हैं तब तो जान लो कि सोने पे सुहागा हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है इनसिंपल थ्योरी। इनसिंपल थ्योरी मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि इस पर 1 या 2 नंबर के जो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन होंगे, जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन दे दी गई तो उसको आप ना ट्राई करें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है। एवरेज एनर्जी निकालना हो गया, ठीक है। इन सिंपल लिखने को आ गया कि आप पार्टीशन फंक्शन लिख दो, ठीक है, अलग अलग इन सिंबल्स का पार्टीशन फंक्शन, जैसे कैनोनिकल जो इन सिंबल आपका है, ठीक है ना, कैनोनिकल है क्या, हाँ ऐसा ही कुछ है, ठीक है। कैनोनिकल है, माइक्रो कैनोनिकल है, ग्रैंड कैनोनिकल है, ठीक है। तो कैनोनिकल इंसिंबल का इंसिंबल थ्योरी से आपको पार्टीशन फंक्शन पे पिछले साल क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ठीक। तो उस पर क्वेश्चन आप भी आ सकते हैं। तो ऐसे पार्टीशन फंक्शन पे क्वेश्चन आएंगे, एवरेज एनर्जी पे अगर क्वेश्चन आते हैं, कैसे मान लीजिए कोई सिस्टम दे दिएगा उस पर एवरेज एनर्जी कैसे लिखोगे, तो इस पे अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये सब क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। बाकी आपको क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से टच नहीं करने हैं क्योंकि वो क्वेश्चन जो है बहुत ही लेंथी होंगे, ठीक है। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में 60% ये चांस होता है कि आपका क्वेश्चन गलत होगा क्योंकि आप उस समय हड़बड़ाए रहते हो और आप सही से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते नहीं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन करने का सबसे बड़ा जो मतलब मैं कह सकता हूँ जो जिसे आप कर सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप सही से क्वेश्चन पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें, अपने आप ही पता चल जाता है, ठीक। तो इतना टाइम रहता नहीं है, और जिसको लगता है कि नहीं मैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ देन वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो यही 2 टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या लिखा है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको क्या बूलियन अलजेब्रा सॉल्व करने का आएगा, ठीक है ना, बूलियन अलजेब्रा कह सकते हो, या आपको जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में a बार b प्लस बी सी ऐसा करके आता नहीं है, ठीक है। एक इक्वेशन दे दिया उसको सॉल्व करिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है, ठीक। तो इसको आप कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिखा है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 टॉपिक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, वो ओपैम और ऑसिलेटर। इन 2 टॉपिक से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं। ओपैम पे ओपैम डिफरेंट टाइप के, ठीक है, आइडियल ओपैम पे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक। अगर आपके नॉन आइडियल ओपैम से आते हैं तो 2 फार्मूले जो मैंने बताए उसी पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उसको आप जरूर करें। ओपैम के क्वेश्चन अगर आपके आते भी हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो डायरेक्ट फार्मूले पे आएंगे, और फार्मूला आपको पहले से पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन एनआईटी में मिल सकते हैं, ठीक है। तो यही थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप अपनी तैयारी में थोड़ा और ज़्यादा रंग भरना चाह रहे हो, ठीक, आपसे ये सोचना चाह रहे हो कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन टॉपिक्स को एक बार रिवीजन जरूर कर लो, ठीक है। तो इन टॉपिक पर अच्छे से रिवीजन करो, अपनी शॉर्ट नोट्स जो बनाए उसको भैया अच्छे से रिवाइज करते रहो, रोज कुछ ना कुछ नया एक क्वेश्चन देखते रहो, ठीक है ना। लेकिन वो क्वेश्चन देख के डीमोटिवेट ना हो कि मैंने ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ा है लेकिन मुझे क्वेश्चन आता ही नहीं। ऐसा भी होता है कुछ लोग, जैसे मान लीजिए वो इलेक्ट्रोस्टैट पूरा पढ़ लिया, इलेक्ट्रोस्टैट का कोई क्वेश्चन देखे उनसे नहीं हो रहा है, बस कॉन्फिडेंस यहाँ तक धड़ाक से नीचे आया, ऐसा होता है। ऐसा नहीं करना, ठीक है, नहीं आया ना उसको अभी सीख लेंगे, बाद में फिर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा करना है, डीमोटिवेट अभी बिल्कुल नहीं होना है। तो अभी के लिए ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जिन्होंने अपनी तैयारी पहले से कर रखी है उनके लिए बहुत अच्छा है, जो अब भी कर ही रहे हैं तैयारी तो इन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें। और इन टॉपिक्स पे मेरा एक और सजेशन यही है कि इन टॉपिक्स पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप जरूर देखें, ठीक है। और इन टॉपिक्स पे मेरे हिसाब से 50 क्वेश्चन में से 10 से 15 क्वेश्चन आपके फंस ही जाने हैं, ठीक। तो आप अगर यही टॉपिक करके जाओगे तब भी आपके 10-15 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी पैटर्न और स्ट्रेटेजी में सेकेंड वीडियो के बाद वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, फिजिक्स सीखते रहिए और जेस्ट का एग्जाम आपकी तोड़ देना है, ठीक है। धन्यवाद।